गौर से देखिए इनको, ये जनाब कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि यूपी के शाहजहांपुर के निगोही से विधायक की कुर्सी पर काबिज सलोन कुशवाहा के भाई, जो अपने भाई की कुर्सी की गर्मी में इतना भूल गई हैं कि वो बदतमीजी किससे कर रहे हैं। साहब की नजर में वर्दी का कोई सम्मान ही नहीं। पुलिस वालों की मौजूदगी में साहब पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा को धमकाए जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन शाहजहांपुर के निगोही में विवादित संपत्ति की जांच के लिए पहुंचा था, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विधायक जी के भाई ने पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की और पूर्व विधायक के साथ सपा डेलीगेशन को धमकी देते नजर आए। मामले में निगोही से लौटने के बाद सपा डेलीगेशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले में डीएम से शिकायत की। तो हमारे साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी सैयद रिजवान फोन लाइन पर, सहारनपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद रिजवान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सैयद, जिस तरीके से विधायक जी के भाई द्वारा ये सब कृत्य देखने को मिल रहा है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए सैयद। कुशवाहा के प्रतिनिधि यानी भाई जो है, ये आए दिन इनके ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी चौकी थाने में बैठ के दरोगाओं को हड़काते हैं, इन्हें ना कोई पुलिस का खौफ, ना पुलिस का कोई सम्मान, जबकि पूरा जिससे धक्का मुक्की हो रही है वो कोई आदमी एसओ या सिपाही नहीं है, वो खुद वहाँ के सीओ सदर थे अमित चौरसिया जी। उनके सामने उन्हीं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं और उनके बीच रोशनलाल वर्मा से कोई बिल्कुल वीडियो में सामने दिख रहा धक्का मुक्की करते हुए धमकी दे रहे हैं। और कोई एक इनका प्लाट था जिससे विवादित जगह चल रही थी, ये आए दिन उस प्लाट को लेके दोनों में गर्मा गर्मी रहती थी, जिससे कि जब राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को पता चला, उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन पूरी टीम भेजी वहां के लिए। धरना जो एक महिला दे रही थी सभासद खिरनी बाग में, तो उसका वहां धरना खत्म कराया। फिर पूरी टीम निगोही पहुंची, वहां पे कई थानों की पुलिस आला अधिकारी तक मौजूद थे। उसके बीच दोनों में गुटों में एकदम मतलब धक्का मुक्की हुई, जिसमें पुलिस की मतलब कोई भी मतलब होना ना होना बराबर था और उनके सामने ही धक्का मुक्की की गई। सैयद, इस पूरे मामले को देखकर, इस पूरी घटना को देखकर एक चीज और सवाल भी ये खड़ा हो जाता है कि आप विधायक के भाई हो या सांसद के भाई हो, जिस तरीके से आप प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस तरह कर रहे हैं, सवाल यह कि किसके इशारे पर ये कुछ कर रहे हैं, किसके दम पर इतना, क्योंकि विधायक के दम पर इस तरीके से अधिकारी पर हाथ डाल देना ये कहां तक जायज है और इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? जी, जैसे कि पहले भी रोशनलाल वर्मा जो थे पहले के बीजेपी के ही विधायक थे, लेकिन वो जब सपा में आए तो सलोन कुशवाहा को टिकट मिला। सलोन कुशवाहा बीजेपी से वहाँ विधायक हैं। ये सारा भाई आदमी जो अनुमानित भाई आरोप रोशनलाल वर्मा ने भी यही कहा कि ये वहाँ के विधायक हैं, उन्हीं के ही शय पे सब ये काम हो रहा है। मतलब उनके भाई हैं, उन्हीं का दबाव है, थाने में जहाँ जाके बैठ के एकदम दबाव बना लेते हैं। विधायक किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, समाजवादी के हो, बीएसपी के हो, और इसका क्या मतलब होता है? अगर आप विधायक के भाई हैं तो आप प्रशासन को अपनी जेब में रखेंगे, प्रशासन के साथ इस तरीके से बदसलूकी करेंगे सरेआम, वो भी प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ आप इस तरीके की हरकत करेंगे सरेआम। इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? एफआईआर दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की गई? क्या जानकारी है वहां की? जब ऐसा ये पहले भी एक बार ऐसे थाने में हुआ था, जो कि दरोगा को बहुत ज्यादा धमकाया, दरोगा सीट से उड़ गए। उसके बाद भी उसकी शिकायत रोशनलाल वर्मा ने की, उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज भी ये सब प्रकरण हुआ। प्रकरण के बाद वहां का डेलीगेशन कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में पहुंचा और उनकी लिए जांच की मांग और उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के मतलब उन्हीं ने कहा गया है। सैयद, अगर इस तरीके की हरकत ये बार बार करते आए हैं, हालांकि तस्वीरें देखने के बाद साफ साफ ये जाहिर होता है कि इस तरीके का कृत्य इनका रवैया रहा है, ये इस तरीके से कर आए हैं, मतलब बाहुबलीपन जो ये दिखा रहे हैं ये तो साफ साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि प्रशासन इनसे कमजोर है क्या? मतलब प्रशासन अगर जिलाधिकारी के पास जा रहा है, प्रशासन खुद में एक पावर है, वो इनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करे, मतलब प्रशासन इनके आगे मजबूर है क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन इनके आगे बिल्कुल बेबस दखता नजर आ रहा, कोई जबकि हल्का इंचार्ज नहीं, मौजूदा सीओ सदर के सामने मौजूदा
सीओ सदर से धक्का मुक्की करते हुए पुलिस कर्मी ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो भीड़ में हो, आम आदमी हो। तो सैयद, सवाल भी यही है कि जिस तरीके से और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप अधिकारी और प्रशासन से भिड़ेंगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये जो लड़ाई है ये सिर्फ आम आदमियों के लिए है या इन सब विधायकों के लिए या सांसदों के लिए या विधायक के? ये तो विधायक भी नहीं है ना ये सांसद है, ये तो विधायक के भाई हैं, लेकिन फिर भी इतना रसूख। जी, जैसे कि इनका रसूख है, जो रवैया है वो बिल्कुल बाहुबली, जबकि योगी सरकार में सख्त निर्देश है, कोई भी बाहुबली नहीं, कोई भी नहीं। उसके पुलिस के साथ मतलब ये गड़ौड़ी है, इसके पीछे कोई राज है, पुलिस क्यों दबी हुई है, क्या है? अब इसमें देखते हैं, डीएम से ये लोग मिले हैं, डीएम ने इस पर भी निर्देश, इन्हें आश्वासन दिया है। अब उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो मतलब सीओ साहब अपनी शिकायत लेकर भी किसी के पास नहीं जा पा रहे हैं और ये हाल है। विधायक के भाई हैं, लेकिन जो बाहुबलीपन है, जो दबदबा है, वो ऐसा तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद उसने जहर खा लिया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे आक्रोशित जेई यूनियन ने मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान जेई संगठन ने चीफ मेरठ जोन समेत कई अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि चीफ मेरठ जोन पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, साथ ही उत्पीड़न का भी आरोप है। गगोल में अवर अभियंता जो थे, उनके पास एक 63 kVA का ट्रांसफार्मर था, वो 4-5 दिन जला रहा। तो जब उन्होंने पीआर नहीं लगाया टाइम से, तो ये बात जो है जब जानकारी में आई तो उस पर उच्च अधिकारियों द्वारा काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई कि भाई 4-5 दिन तक ट्रांसफार्मर जला रहता है और आप पीआर नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि हमारे सिस्टम ये है कि पीआर लगने के बाद ही ट्रांसफार्मर मिलता है नया। तो जब 5 दिन बाद ट्रांसफार्मर लगाया गया तो उससे बाकी छवि खराब हुई। तो ये चारों तरफ ये शिकायतें भी हुई, इसमें ऊपर लेवल तक वही कि ट्रांसफार्मर बदलने में समय लगाया गया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अभियंता वगैरह। तो इसलिए मजबूरी में फिर ये सस्पेंस से कठोर कार्रवाई करनी पड़ी इसलिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहरुख, जिस तरीके से यह आरोप लग रहा है रिश्वतखोरी का कि बिजली विभाग के जो चीफ हैं वो रिश्वत लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ है अभी तक इसमें? शाहरुख जी शिवम, मैं आपको बता दूं, मेरठ में बिजली विभाग से निलंबित जेई ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया है। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं निलंबित जेई ने समर्थन में विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय का आज घेराव किया। अफसरों पर तमाम आरोप लगाए हैं। निलंबित जेई पर पैसा लेकर कनेक्शन देने का आरोप था। साथ ही चीफ मेरठ जोन पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप भी लगाया गया था। जी शिवम। शाहरुख, ये जो जेई ने जहर खाया है, अभी उसकी हालत कैसी है, वो कहाँ भर्ती है, तबीयत कैसा है, मतलब उसका हालचाल अभी कैसा है? और दूसरा ये कि अभी तक इस पूरे मामले में कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, कोई शिकायत दर्ज, कोई एफआईआर, कुछ इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, इस दौरान सचिव आरएएस कुशवाहा ने बताया कि बिजली विभाग घर पर तैनात जेई राजेश कुमार 3 महीने पहले बहाल हुए थे और उनका 4 दिन पूर्व ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों से कारण पूछा तो अधिकारियों ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके चलते उन्होंने जहर खा लिया। हालत उनकी गंभीर बनी हुई है, सीएचसी में वो एडमिट है। तो अभी वो भर्ती है और कार्रवाई कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे प्रकरण में? और उसके बाद अधिकारियों की जांच चल रही है, जिसको लेकर के अब कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं उनके बारे में जानकारी तक लेना भी उचित नहीं समझा था अधिकारियों ने, लेकिन अब पूरी जानकारी की उसकी जांच चल रही है। नहीं, तो सवाल ये है कि ये जो बिजली विभाग के जिस अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है और जिस जेई ने जहर खाया है, शाहरुख, उस पर क्या दबाव था, क्या दबाव बनाया गया उसको लेकर के जिसकी वजह से वो जहर खाने पर मजबूर हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये इस पर रिश्वतखोरी का आरोप था, इसको लेकर के इसका पीड़न किया जा रहा था। इसको ट्रांसफर के लिए अभी 4 दिन पहले ही इसने अपना
डाला था कि मेरा ट्रांसफर किया गया है, उसको लेकर के इसके संगठन के लोगों ने आज घेराव करते हुए इस पर गंभीर अभियंता पे गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं ईडी ने वाराणसी में झुनझुनवाला के परिवार के ऑफिस और आवास पर छापेमारी की। छापामार दल सुबह 7 बजे ही नाटी इमले स्थित नाटी इमली स्थित दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास पर पहुंची, जबकि दूसरी टीम उनके परिवार के ही महेश झुनझुनवाला के कार्यालय पर दौड़ी। दोनों स्थानों पर कई घंटे छापेमारी की गई और ईडी अधिकारियों के अनुसार ये 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला है। वाराणसी के अलावा दिल्ली, हरियाणा और कुल 12 जगह पर छापेमारी चल रही है। वाराणसी में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने उजागर हुई है। वाराणसी के में ईडी के द्वारा वाराणसी के प्रतिष्ठित एक कंपनी दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास पे उनके 7 ठिकानों पे एक साथ लगातार ईडी की छापेमारी हुई है। लगभग 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर के मामला उजागर हुआ है, सामने आया है। जेवीएल एग्रो कंपनी के जुड़े निवेशकों के द्वारा के सहित आरोपियों के लोकेशन पर छापेमारी की गई है। वाराणसी में सुबह 6 बजे झुनझुनवाला के आवास सहित 6 अलग अलग वाराणसी में ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। यह ईडी की कार्रवाई अब तक जारी है, लगातार लोग अब तक कार्रवाई जारी करती जा रही है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत या कुछ अभी तक सामने कुछ नहीं निकल करके आ पाए हैं, मगर अभी तक कार्रवाई लगातार चल रही है। बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी ईडी की वाराणसी में बताई जा रही है। धर्मेंद्र पांडे, वाराणसी है, इंडिया वाइज, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां मार्केट में पॉलिथीन जब्त करने पहुंची नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम और व्यापारियों में झड़प हुई। इस दौरान किसी ने पत्थर मार दिया। इस हमले में प्रवर्तन बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में रुदौली से अमीनागंज जाने वाली सड़क की हालत दयनीय हो रखी है। मतलब इतनी कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यह आप बता नहीं सकते। सालों से इस सड़क की हालत बदहाल हो चुकी है, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रुदौली की जनता की इसी समस्या को इंडिया वॉइस ने अपने मंच से उठाया और रुदौली से तीसरी बार बीजेपी के विधायक बने रामचंद्र यादव से सवाल किया। लेकिन इंडिया वॉइस की तरफ से पूछे गए जनता के सवाल पर विधायक जी तिलमिला गए, भड़क गए। क्या कुछ कहा उन्होंने? विधायक जी आइए आपको सुनवाते हैं। विधायक जी, सड़क कब बनेगी? 12 साल से विधायक आप हैं, आप कह रहे हैं कि अभी आचार संहिता चल रही थी, 84 कोस परिक्रमा, आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। आप सीधा नहीं बता रहे कि फंडिंग 12 साल में आई ही नहीं और सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ। जानकारी है कि नहीं? जानकारी है। नहीं, जानकारी आप देंगे ना, विधायक आप हैं। एनएचआई की जो सड़क होती है उस पर बगैर एनओसी के कोई दूसरी संस्था काम नहीं कर सकती। तो एक सेकंड विधायक जी, ये बताइए कि समय कितने लगेगा और ये एनओसी कहां से मिलती है आप लोगों को? एनओसी नहीं, एनएचआई एनओसी नहीं देगी अब उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उसकी तो कितना समय लगेगा बताइए? पैसा लाट हो गया है। सर समय बता दीजिए कितना लगेगा? मैंने कहा 84 कोसी परिक्रमा का पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हुआ, उसकी टेंडर की कार्रवाई पूरी हो गई और टेंडर की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसका काम शुरू होने जा रहा है। विधायक जी, पूरा उत्तर प्रदेश और आपकी क्षेत्र की पूरी जो जनता है वो आपको सुन रही है। जो बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कब काम शुरू होगा सड़क का? मैं 100% सही बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। विधायक जी, कब बनेगी सड़क? आप डेट बताइए।
मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? नहीं, जो एनएचआई की समय सीमा होती है, एनएचआई का जो टेंडर का समय है, विधायक जी आप किसे पढ़ा रहे हैं? किसे, मतलब एक सेकंड विधायक जी किसे पढ़ा रहे हैं? एनएचआई का समय 12 साल में आया ही नहीं, आप ये कह रहे हैं विधायक जी? नहीं, मैंने जो कहा विधायक जी आप ही समझदार हैं, हम तो दूध पीते बच्चे हैं ना विधायक जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। 12 साल में एनएचआई आपको, मैं जो कह रहा हूं सुनिए। हाँ बोलिए। आप एनएचआई में जब ये सड़क गई है, हाँ 2022 में, और 2022 के बाद इसका टेंडर हुआ, और इसकी सड़क की बनाने की जो कार्रवाई है, फंडिंग है, किसानों को उसका वाजिब मुआवजा देना, उसकी भी कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ इसका अलाइनमेंट भी तय हो गया है। देखिए विधायक जी, अभी जैसे आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं विधायक जी, आपको बताएं, आप समय बताइए, और आपकी जनता आपको सुन रही है विधायक जी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कह रहे हैं, समय बताइए, आपकी जनता ने आपको विधायक बनाई है। मैं बता रहा हूं आपको, विधायक बनाई जनता ने, उसकी पूरी सेवा करता हूं 24 घंटे में। विधायक जी कभी आप उस रोड से गुजरे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, उस रोड से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? रोज जाता हूं। किस गाड़ी से, स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर? मैं पैदल जाता हूं। पैदल जाते हैं आप? और क्या, और फिर भी आपका यह हाल है? मेरा क्या हाल है, मैं पैदल चलता हूं। विधायक जी ये बात बोलकर आप अपनी जनता का दिल दुखा रहे हैं। मैं गांव, और एक बात बताइए, अभी आप ही की जनता, वहां हमारे जब सहयोगी आम लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपको विधायक जी ईद का चांद हो गए हैं। आप कह रहे हैं उस रोड से पैदल जाते हैं। किस रोड से पैदल जाते हैं आप? जो लोग कहते हैं ईद के चांद हो गए, उनको कहिए कि हमारी फोटोग्राफी चेक कर ले वहां की। विधायक जी देखिए, बहसबाजी में जाएंगे तो बहस बढ़ जाएगी। सवाल ये कि आप समय बताइए, समय सीमा बताइए, कब से शुरू करेंगे? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्योंकि हमारी नजर तो इस पर बनी रहेगी। विधायक जी समय बताइए। विधायक जी कनेक्शन कट, विधायक जी गायब, संपर्क क्षेत्र से बाहर। मतलब संपर्क में आए भी तो सवालों से भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि काम तो किया ही नहीं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां जीआरपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। एक गोली लगने से पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिसके बाद
अगली खबर भी अमेठी से है, जहां निर्माणाधीन दीवानी परिसर के झाड़ियों में भयंकर आग लग गई। मौके पर आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आग लग गई। आग लगने से एक दमकल फायरकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आग लगने से सैकड़ों जंगली जानवरों की भी मौत हो गई। आनन फानन में घायल फायरकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के डीएम आवास के सामने का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।